हर इमारत का एक इतिहास होता है, लेकिन कुछ इमारतों का अपना एक भूखा अस्तित्व होता है। श्यामगढ़ महल ऐसी ही जगह थी। यहां आने वाला हर व्यक्ति सिर्फ एक नया अध्याय नहीं जोड़ता, बल्कि अपनी पहचान की कीमत पर इस महल को एक नया पन्ना दे जाता है। ये कहानी है आर्यन और माया की, जिन्हें लगा कि वो इतिहास लिखने आए हैं, पर मालूम नहीं था कि इतिहास खुद उन्हें लिखने वाला है। आर्यन के हाथ में वो पत्र कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। कागज मोटा, हाथी दांत जैसा पीला और ऊपर ब्रिगेड टाइपराइटर से टाइप किया हुआ पता, श्री आर्यन मिश्रा, इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय, जयपुर। लिफाफे के पीछे एक मोहर थी, एक शेर, एक तलवार और नीचे देवनागरी में उभरा हुआ नाम, श्यामगढ़। क्या है ये? कोई शादी का कार्ड तो नहीं लग रहा? माया ने चाय का प्याला टेबल पर रखते हुए कहा। उसकी नजरें आर्यन के चेहरे पर थीं, जो पत्र पढ़ते हुए एकाग्र हो गया था। नहीं, ये तो एक प्रस्ताव है, आर्यन ने आंखें उठाए बिना कहा। उसकी आवाज में एक दबा हुआ उत्साह था। श्यामगढ़ महल, राजस्थान के उस सुनसान हिस्से में जहां से अगला गांव भी 30 किलोमीटर दूर है। उसके एक वंशज ठाकुर रणवीर सिंह जी चाहते हैं कि कोई उस महल का प्रामाणिक इतिहास लिखे, और उन्होंने मुझे चुना है। माया ने पल भर के लिए चुप्पी साध ली। श्यामगढ़, वही जिसके बारे में कहानियां हैं कि पूरा राज परिवार रातों रात गायब हो गया था और अब तक कोई नहीं जानता क्या हुआ? बिल्कुल वही। आर्यन ने पत्र को मेज पर रख दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं। ये एकदम रहस्यमयी है, अभी तक कोई व्यवस्थित शोध नहीं हुआ। ठाकुर साहब लिखते हैं कि महल में अभी भी पुराने दस्तावेज, डायरियां, बही खाते पड़े हैं। वे सब संरक्षित करवाना चाहते हैं। ये एक इतिहासकार का सपना है माया। माया ने पत्र उठाया और ध्यान से पढ़ने लगी। शब्द औपचारिक थे, लेकिन एक अजीब सा लहजा था। एक जगह लिखा था, ये स्थान बहुत काल से एकाकी है। इसकी कहानी किसी ऐसे व्यक्ति को चाहिए जो केवल तथ्यों को ही नहीं, बल्कि दीवारों की चुप्पी को भी सुन सके। ये दीवारों की चुप्पी वाली बात थोड़ी अजीब है ना? माया ने कहा, एक भौं ऊपर उठाते हुए। अरे बस शायद काव्यात्मक भाव है, रईस लोग अक्सर ऐसे ही लिखते हैं, आर्यन ने हाथ हिलाते हुए कहा। पर माया के चेहरे पर संशय कायम था। ठाकुर साहब ने कुछ तस्वीरें भी भेजी थीं। आर्यन ने उन्हें लैपटॉप पर खोला। श्यामगढ़ महल विशाल था। लाल बलुआ पत्थर से बना, मुगल और राजपूत शहरी का मिश्रण, ऊंचे ऊंचे मेहराबें, जालीदार झरोखे। पर तस्वीरें एक अजीब सी उदासी और सूनापन बिखेर रही थीं। आंगन में ऊंचे ऊंचे झाड़ उगाए थे। खिड़कियों के पीछे का अंधेरा गहरा और सघन लग रहा था, जैसे कोई चिपचिपा तरल भरा हो। एक तस्वीर में एक लंबा गलियारा था, जिसके अंत में बस एक काला चौकोर द्वार दिख रहा था। भव्य तो है, पर बहुत खाली लग रहा है, माया ने धीरे से कहा। उसकी उंगली स्क्रीन पर उस गलियारे की तस्वीर पर रुकी। ऐसा लग रहा है जैसे ये महल सांस रोके खड़ा है। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। तू तो शुरू हो गई, चलो सीधे सीधे बात करते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। 2 हफ्ते रुकने का प्रस्ताव है, सारी सुविधा, अच्छा खर्चा। तो अपना कैमरा ले जा सकती है। वहाँ के लैंडस्केप और आर्किटेक्चर की तस्वीरें अद्भुत हो सकती हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए कितना मौका है, पर मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। बस 1 हफ्ते बाद वे जयपुर से श्यामगढ़ की ओर निकले। जैसे जैसे शहर की भीड़ पीछे रहती गई और रेगिस्तान का सुनसानपन बढ़ता गया, वैसे वैसे माया की चुप्पी भी गहराती गई। आखिरी कस्बे में उन्होंने किराने का सामान लिया और आर्यन ने एक दुकानदार से पूछ ही लिया, भाई श्यामगढ़ महल का रास्ता ठीक है ना? दुकानदार, जो एक उम्रदराज आदमी था जो बैठे बैठे पान खा रहा था, एकदम स्तब्ध हो गया। उसने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर माया को। साहब, आप वहां जा रहे हैं? रुकने? हाँ, कुछ दिन रुकेंगे, शोध कार्य है, आर्यन ने गर्व से कहा। दुकानदार ने सिर हिलाया, जैसे कोई दुखद समाचार सुन रहा हो। कोई जरूरी काम हो तो दिन में जाइए, शाम से पहले लौट आइए, रात वहां ना रुकिए। आर्यन के चेहरे पर थोड़ी खिज आ गई। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? डाकू हैं क्या? डाकू नहीं साहब, डाकू भी वहां नहीं जाते, दुकानदार ने धीमी गंभीर आवाज में कहा। वो महल जागता रहता है, सोता नहीं, बस देखता रहता है। जो भी अंदर गया उसने अजीब हालत में लौटकर आना बंद कर दिया, या फिर लौटा ही नहीं। एक पल की भारी चुप्पी छा गई। माया की सांसें धीमी हो गईं।
दुकानदार की आंखों में कोई डरावना नाटक नहीं था, बल्कि एक स्थिर गहरा विश्वास था जो सच से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। अच्छा, धन्यवाद, आर्यन ने जल्दी से कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जब वे निकल गए तो माया ने कहा, सुना तुमने? सुना, आर्यन ने सीधे सड़क देखते हुए कहा। अंधविश्वास, ऐसी हर परित्यक्त इमारत के साथ ऐसी कहानियां जुड़ जाती हैं। तू फोटोग्राफर है, तुझे पता होना चाहिए। लोग अंधेरे से डरते हैं और फिर उस अंधेरे में अपना डर भर देते हैं, पर उस आदमी की आंखें वो डर नहीं बता रहा था आर्यन, वो चेतावनी दे रहा था। और हम चेतावनी सुन भी चुके हैं, अब हम सावधान रहेंगे। आर्यन ने उसके हाथ पर हल्का सा थपथपाया, पर उसका स्पर्श भी माया को सांत्वना नहीं दे पाया। सड़क संकरी और टेढ़ी होती चली गई। आखिरकार दूर एक पहाड़ी की तलहटी में श्यामगढ़ महल दिखाई दिया। सूरज ढल रहा था और लालिमा में नहाया वो महल बिल्कुल वैसा ही था जैसा तस्वीरों में, भव्य, गौरवशाली, पर एक अदृश्य चादर ओढ़े हुए। उसकी खिड़कियां सूरज की रोशनी को निगल रही थीं, उसे अंधेरे में बदल रही थीं। आर्यन का दिल एक अजीब उछाल से भर गया, उत्साह, जिज्ञासा और एक तीखी नोकीली उम्मीद। यहां इतिहास दबा पड़ा था और वो उसे खोदकर निकालने वाला था। उसने माया की ओर देखा। वो खिड़की से बाहर महल को घूर रही थी। उसके होंठ हल्के से दबे हुए थे, आंखों में वही बेचैनी थी जो पत्र पढ़ते वक्त आई थी। चलो, आर्यन ने आवाज दी, गाड़ी धीमी करते हुए। हम पहुंच गए। महल का विशाल लोहे का फाटक खुला हुआ था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। गाड़ी के पहियों की चरचराहट ने उस गहरी शांति को चीर दिया जो वहां राज कर रही थी। आर्यन ने महल के मुख्य द्वार की ओर देखा, गहरा अंधेरा मुंह खोले हुए। उस पल एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें मिट्टी और पुराने पत्थर की गंध थी, और कुछ और भी। एक हल्की सी मीठी सड़ी हुई गंध, जैसे बहुत पुराने फूल सूखकर कागज बन गए हों। माया ने बिना कुछ कहे अपने कैमरे का स्ट्रैप कसा। आर्यन ने गाड़ी रोकी। उनके सामने महल था, पीछे सूरज डूब रहा था, और बीच में वो विशाल मूक द्वार जो अब उन्हें अपने अंदर समेटने को तैयार था। आर्यन के उत्साह के नीचे अचानक एक सुई सी चुभन उठी। दुकानदार की आवाज कानों में गूंजी, वो महल सोता नहीं, सिर्फ देखता रहता है। उसने उस विचार को जोर से सिर हिलाकर दूर किया। ये सिर्फ एक इमारत थी, पत्थर और चूना, और वो यहाँ इतिहास लिखने आया था। पर जैसे ही वे कार से उतरे और अपना सामान निकालने लगे, आर्यन ने अनजाने ही महल की ऊपरी मंजिल की ओर देख लिया। एक झरोखे में, शाम के धुंधलके में, उसे लगा जैसे कोई आकृति खड़ी है। एक पल के लिए, फिर अगले ही पल कुछ नहीं था, बस गहरा खाली अंधेरा। शायद नजर का धोखा, शायद पर्दा, शायद कुछ नहीं। उसने सामान उठाया और माया की ओर मुड़ा, जो अभी भी गाड़ी के पास खड़ी थी, महल को निहार रही थी। चलो, आर्यन ने फिर कहा, आवाज थोड़ी जोरदार। अंदर चलते हैं, हमारा स्वागत हो रहा होगा। और वे दोनों उस अंधेरे मुंह की ओर बढ़ चले, जबकि पीछे से आखिरी लाल रोशनी भी गायब हो रही थी, जैसे द्वार उनके पीछे धीरे धीरे बंद हो रहा हो। महल का अंदरूनी हिस्सा बाहर से ज्यादा विशाल और ठंडा लगा। हवा में लटकी धूल की महक और पत्थर की नमी ने उनका स्वागत किया। बड़े हॉल में एक पुराना झाड़ फानोस लटक रहा था, जिसकी धुंधली रोशनी में सब कुछ लंबी लंबी डगमगाती परछाइयां बना रहा था। वहां कोई नहीं था। हेलो, ठाकुर रणवीर सिंह जी? आर्यन की आवाज गूंजी और फिर मर गई, जैसे दीवारों ने उसे सोख लिया हो। कुछ देर बाद पिछले दरवाजे से आवाज आई। एक दुबला पतला 50 के करीब आदमी, धोती कुर्ता पहने, हाथ में मिट्टी का दिया लिए आ रहा था। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। नमस्ते साहब, मैं कालू, चौकीदार हूं। नमस्ते, मैं आर्यन मिश्रा और ये मेरी पत्नी माया है। ठाकुर साहब? वो नहीं आए, कालू ने सीधे सीधे कहा। उन्होंने कहा था आप आ रहे हैं, कमरे ऊपर तैयार हैं, रसोई में राशन पड़ा है। मैं सुबह आता हूं, शाम को चला जाता हूं। आर्यन और माया ने एक दूसरे को देखा। यह अजीब था, मेजबान खुद नहीं आया। पर ठाकुर साहब ने पत्र में लिखा था कि वे मिलेंगे, दस्तावेज दिखाएंगे, आर्यन ने कहा। कालू ने अपना सिर हल्का सा झुकाया, जैसे इस सवाल का कोई जवाब उसके पास ना हो। वो नहीं आए, मैं तो बस चौकीदार हूं। उसने दिया एक टेबल पर रख दिया।
ऊपर बाएं तरफ के 2 कमरे साफ हैं। बाथरूम अलग है, गलियारे के अंत में। बिजली नहीं है। जनरेटर सिर्फ 2 घंटे चलाता हूं शाम को। पानी की टंकी भरी है। इतना कहकर वो मुड़ा और दरवाजे की ओर चल पड़ा। रुकिए, आप रात में यहीं नहीं रुकते? माया ने आवाज में घबराहट छिपाते हुए पूछा। कालू रुका, बिना मुड़े बोला, नहीं बीबी जी, मेरा घर गांव में है। मैं सूरज ढलने से पहले निकल जाता हूं। कल सुबह आऊंगा। और वो अंधेरे गलियारे में समा गया। कुछ देर बाद बाहर गेट की चरमराहट सुनाई दी और फिर सन्नाटा। ये सब क्या है आर्यन? माया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी बाहों पर रोंगटे खड़े थे। कोई मेजबान नहीं, कोई नौकर नहीं, हम अकेले इस पूरे महल में। शायद ठाकुर साहब कल आएंगे, आर्यन ने कहा, खुद अपनी आवाज में पूरा विश्वास न होते हुए। चलो कमरे देखते हैं, कम से कम रुकने की जगह तो साफ लग रही है। कमरे विशाल और सादे थे। बिस्तर, एक मेज, एक कुर्सी। खिड़कियों से बाहर का पूरा सुनसान परिदृश्य दिख रहा था, जो अब पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। कालू ने जनरेटर चला दिया था, इसलिए कमरे के बल्बों ने एक पीली कमकमाती रोशनी फेंकी। बल्ब के नीचे एक पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा था, शायद पिछले दौर की कोई निशानी। रात का खाना बनाने और खाने का वक्त चुपचाप बीता। दोनों ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। महल की चुप्पी एक सजीव चीज की तरह उन पर दबाव डाल रही थी। हर कदम की आहट, हर बर्तन की खनखनाहट बेहद तेज सुनाई देती। थकान से चूर वो सोने चले गए। माया ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आर्यन ने अपने कमरे में टेप रिकॉर्डर देखा। उत्सुकतावश उसने प्ले का बटन दबाया। टेप धीरे धीरे घूमी। पहले सिर्फ सिसकारती हुई खामोशी थी, फिर अचानक एक आवाज आई। एक औरत की आवाज, बहुत दूर से, बहुत थकी हुई, एक लोरी गाती हुई, पर स्वर बिल्कुल बेसुरे थे। शब्द अस्पष्ट थे, बस एक टूटी हुई दर्द भरी लय। सो जा बेटा, अंधेरा है गहरा, दीवारों में कोई तेरा इंतजार। आर्यन का शरीर स्तब्ध हो गया। ये अजीब था, बेहद अजीब। उसने जल्दी से स्टॉप बटन दबाया। टेप रुक गई। उसने रिकॉर्डर का प्लग खींच दिया। बस किसी की पुरानी यादगार, उसने जोर से खुद से कहा। शायद राज परिवार की कोई दाई। टेप खराब हो गया है, इसलिए आवाज विकृत लग रही है। वो बिस्तर पर लेट गया। बाहर जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं, पर उसके कान अब भी उस लोरी की बेसुरी धुन में गूंज रहे थे। उसने तकिए को दबोच लिया। 2 बजे के करीब एक तीखी दबी हुई चीख ने उसे जगा दिया। वो उछलकर बैठ गया। माया का कमरा। वो बिना सोचे दौड़ा। माया के कमरे के बाहर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। माया, ठीक हो तुम? कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। माया सफेद पड़ी हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। पकड़ इतनी मजबूत कि नाखून उसकी त्वचा में घुस गए। बाहर कोई था, वो फुसफुसाई। आवाज रुंधी हुई। क्या? कौन? मैंने नहीं देखा, पर मैं सो नहीं पा रही थी। तब मैंने सुना दरवाजे के ठीक बाहर सांस लेने की आवाज, लंबी गड़गड़ाहट भरी सांस, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो और बस सुन रहा हो। आर्यन बाहर निकला। गलियारा खाली था। सिर्फ जनरेटर बंद होने के बाद का गहरा अंधेरा और उसकी मोमबत्ती की लौ का डगमगाता प्रकाश। कोई नहीं था। शायद हवा का रुख था माया, या फिर तुम्हारा दिमाग इस नई जगह में। नहीं, उसने आर्यन को काटा। आंखों में आंसू छलक रहे थे। मैं जाग रही थी, ये मेरा दिमाग नहीं था। कोई वहां था, मुझे पता है। आर्यन उसे अपने कमरे में ले आया। चल यहीं सो जा, सब ठीक होगा। वे दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे। माया सिसकती रही। आर्यन उसे चुप कराने की कोशिश करता रहा। देख, ये एक पुरानी इमारत है, इसमें आवाजें आती हैं, लकड़ियां फैलती सिकुड़ती हैं, हवा के बहाव से अजीब सी सीटियां बजती हैं। ये सब नॉर्मल है। धीरे धीरे माया सो गई, पर आर्यन की नींद उड़ चुकी थी। वो छत की ओर देखता रहा। उसकी बातों ने माया को शांत कर दिया था, पर खुद उसके मन में एक कसक पैदा हो गई थी। वो सांस की आवाज क्या सचमुच हवा थी?
तभी उसके कानों में फिर से वही धुन गूंजी, वही बेसुरी लोरी, बहुत धीमी, बहुत दूर से, जैसे महल की नसों में बह रही हो। उसने कान खड़े किए। क्या ये उसके दिमाग में चल रही थी? क्या टेप रिकॉर्डर? वो धीरे से उठा और अपने कमरे में गया। मोमबत्ती की रोशनी में उसने देखा कि टेप रिकॉर्डर का प्लग निकला हुआ था, बटन ऑफ पर था, फिर भी वो धुन जारी थी, एक लंबी दर्दनाक सिसकी की तरह जो पत्थर की दीवारों से रिस रही हो। उसने जोर से सिर हिलाया। बस बहुत हुआ, थकान है, कल सुबह सब ठीक लगेगा। वो वापस लेट गया। लोरी की आवाज़ धीरे धीरे खत्म हो गई। उसकी जगह एक और आवाज़ ने ले ली, गलियारे के अंत में स्थित बाथरूम से आती हुई पानी की एक एक बूंद की आवाज़। टप टप टप, नियमित, लगातार, एक मशीनी मेट्रोनोम की तरह जो रात की धड़कन गिन रहा हो। आर्यन ने तकिया अपने कानों पर दबा लिया। उसने अपने दिमाग को वहीं रोक दिया जहां तर्क की सीमा खत्म होती है और कुछ और शुरू होता है। कल सुबह वो खुद को समझा लेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर रात अभी खत्म नहीं हुई थी और महल, जैसा कि दुकानदार ने कहा था, सोता नहीं था, वो सिर्फ देख रहा था और अब शायद सुन भी। सुबह का धुंधलका उजाला बनते ही रात की सारी घटनाएं धुंधली और अतार्किक लगने लगीं। आर्यन ने माया के चेहरे पर पड़ी थकान देखी, पर जब सूरज की किरणें महल के आंगन में फैलीं तो उसने खुद को फिर से समेट लिया। देखा, उसने नाश्ता बनाते हुए कहा, आवाज में जानबूझकर हल्कापन भरते हुए। दिन में सब कुछ नॉर्मल है, रात की अजीब आवाजें, शायद चूहे थे या फिर बिल्ली। इस उम्र की इमारतों में ऐसा होता है। माया ने चाय का प्याला पकड़ा। उसकी उंगलियां अभी भी थोड़ी कांप रही थीं। वो सांस की आवाज चूहा नहीं हो सकती आर्यन, और वो लोरी तुमने भी सुनी थी ना? टेप रिकॉर्डर की बैटरी शायद खराब थी। कभी कभी ऐसे पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट लगा रहता है, आवाजें निकलती हैं। चलो, आज मुझे वो पुस्तकालय ढूंढना है जिसका जिक्र पत्र में था। तू भी अपने कैमरे लेकर घूम लेना, दिन की रोशनी में शायद अच्छी तस्वीरें मिल जाएं। उसकी बातों में एक जबरदस्ती का तार्किकपन था, जैसे वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो। माया ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। दिन के उजाले में महल कुछ हद तक कम भयावह लगा, पर जो खामोशी थी वो बरकरार थी। पक्षी भी यहां बहुत कम चहचहाते थे, जैसे इस इलाके से बचकर चलते हों। आर्यन ने नीचे तल के कमरों की तलाशी शुरू की। आखिरकार एक छिपे हुए दरवाजे का पता चला, जो एक मोटी जालीदार लोहे की चाबी से बंद था। वो चाबी, हैरानी की बात, एक पास की अलमारी में ही रखी मिली, जैसे इंतजार कर रही हो। दरवाजा खुलते ही धूल और कागज की बासी गंध ने उसका स्वागत किया। पुस्तकालय विशाल था। शेल्फ पर किताबें तो नहीं थीं, पर एक कोने में लकड़ी के बक्से पड़े थे, जिनमें कागजों के ढेर लदे थे। खाता बही, पुराने बिल और डायरियां। आर्यन का इतिहासकार वाला मन खिल उठा। उसने एक डायरी उठाई। चमड़े का कवर खराब हो चुका था। अंदर की स्याही धुंधली पड़ गई थी, लिखावट घिसटती हुई, कभी स्पष्ट तो कभी अस्त व्यस्त। पहले कुछ पन्ने सामान्य थे, महल के खर्च, मेहमानों के आने जाने का ब्यौरा। फिर अचानक लिखावट बदलने लगी। तनावग्रस्त, जल्दबाजी में लिखे अक्षर। 13 तारीख। फिर वही आवाजें। दादी कहती हैं ये घर की आवाजें हैं, पर ये आवाजें नहीं, ये फुसफुसाहटें हैं। आर्यन की सांस धीमी पड़ गई। उसने और पन्ने पलटे। माँ रात में उठकर बैठ जाती हैं और खिड़की से बाहर देखती रहती हैं। जब पूछो तो कहती हैं, वो लौट आए हैं। कौन लौट आए हैं? पिताजी कुछ नहीं बताते, उनका चेहरा पत्थर जैसा हो गया है। एक ठंडी सिहरन आर्यन की रीढ़ के सहारे ऊपर चढ़ गई। ये सिर्फ इतिहास नहीं था, ये एक चिल्लाहट थी जो समय में दबी पड़ी थी। फिर उसे वो पन्ना मिला, बिल्कुल आखिरी पन्ने वाली डायरी का। लिखावट इतनी घबराई हुई कि लगभग पढ़ी नहीं जा सकती थी। शब्द टूटे फूटे, बेतरतीब। उन्होंने अर्जुन को ले लिया। हमने सब जगह ढूंढा, वो गायब था। फिर हमने उसे देखा, शीशे में, अपने ही कमरे के शीशे में वो खड़ा था और हमारी ओर देख रहा था।
पर कमरे में कोई नहीं था, केवल शीशे में था। वे झूठ नहीं बोलते थे। वे दर्पणों में रहते हैं, वे अंधेरे में रहते हैं जो हमारे प्रतिबिंब में छिपा है। भाग जाओ, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो भाग जाओ। वे यहीं लिखावट खत्म हो गई। नीचे कागज पर एक लंबा घिसा हुआ निशान था, जैसे कलम बिना रुके घसीट दी गई हो। दर्पणों में रहते हैं? आर्यन ने जोर से पढ़ा। उसके हाथ से डायरी फर्श पर गिर गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ये क्या था? किसी का मानसिक बिखराव या कुछ और? उसने खुद को संभाला। एक डरावनी कहानी, बस किसी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। राजघरानों में ऐसा होता रहा है। पर उसका यह तर्क अब पहले जैसी मजबूती से नहीं आ रहा था। वो खोज जारी रखना चाहता था। उसे और सबूत चाहिए थे, तथ्य। दोपहर को माया अपने लैपटॉप के सामने तस्वीरें देख रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। उसने आर्यन को बुलाया। देखो इन तस्वीरों को। आर्यन ने देखा। माया ने सुबह महल के गलियारों, झरोखों, दरवाजों की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें खींची थीं। रोशनी और छाया का नाटक अद्भुत था। पर यहां देखो। माया ने उंगली से एक तस्वीर पर इशारा किया। यह एक लंबे गलियारे की थी, जिसके अंत में एक जालीदार झरोखा था, जिससे रोशनी आ रही थी। झरोखे के पीछे प्रकाश में एक अस्पष्ट आकृति थी, एक मानवीय सिलहुएट, धुंधला पर स्पष्ट रूप से किसी के खड़े होने का। तुमने किसी को देखा था वहां? आर्यन ने पूछा। बिल्कुल नहीं। माया की आवाज कांप रही थी। गलियारा पूरी तरह खाली था। मैंने फोकस करने के लिए वहीं झरोखे को चुना था। मैं अकेली थी। फिर उसने दूसरी तस्वीर दिखाई, एक बंद दरवाजे की। दरवाजे की दरार से आ रही काली पट्टी में दो और गहरी संकरी पट्टियां थीं, जैसे कोई दरवाजे के दूसरी ओर से झांक रहा हो और उसके पैरों के बीच का अंतराल दिख रहा हो। एक के बाद एक कम से कम 4-5 तस्वीरों में ऐसे ही दोष थे। झाड़ की छाया में एक टेढ़ी गर्दन का आकार, एक खाली कुर्सी के पीछे खड़े होने का भ्रम। ये सब बेहद सूक्ष्म थे, इतने कि अगर ध्यान ना दिया जाए तो नजरअंदाज हो सकते थे, पर एक बार देख लेने के बाद उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। ये शायद लेंस की गड़बड़ी है माया, धूल के कण, आर्यन ने कहा, पर उसकी आवाज में पहली बार झिझक थी। मेरा कैमरा और लेंस परफेक्ट कंडीशन में है, माया ने दृढ़ता से कहा, और सारी तस्वीरों में ये गड़बड़ी अलग अलग जगह है। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं है आर्यन, ये कुछ और है। आर्यन ने लैपटॉप से नजर हटाकर उस डायरी के पन्ने की ओर देखा, जो उसकी जेब में दबा था। वे दर्पणों में रहते हैं। क्या तस्वीर भी एक तरह का दर्पण ही तो नहीं? एक पल को जमा कर लेने वाला शीशा। उसकी जिज्ञासा अब एक गहरी दबी हुई सनक में बदल रही थी। वो सच जानना चाहता था, पर एक हिस्सा उसे चेतावनी दे रहा था कि ये सच वो सहन नहीं कर पाएगा। कल सुबह कालू से पूछते हैं, शायद उसे कुछ पता हो सकता है यहाँ कोई और रहता हो, शायद कोई भिखारी या आश्रय लेने वाला जो तस्वीरों में आ गया हो। माया ने उसे देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, एक तरह की दया थी। वो जानती थी कि आर्यन अब भाग नहीं रहा, वो और गहरे उतर रहा था। शाम को कालू आया, जनरेटर चलाया और चला गया। उस रात जब आर्यन बाथरूम गया तो उसने अनजाने में शीशे की ओर देख लिया, अपना प्रतिबिंब देखा, पीली रोशनी में थका हुआ चेहरा, और फिर एक पल के लिए उसे लगा जैसे शीशे में उसकी छवि ने उससे आंखें मिलाने में 1 सेकंड की देरी की, एक अति सूक्ष्म अंतराल। उसने तेजी से पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था, बस खाली ठंडा बाथरूम। वो जल्दी से वापस अपने कमरे में आया और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात वो सोया नहीं। वो बिस्तर पर बैठा, डायरी के उस पन्ने को बार बार पढ़ता रहा और कान लगाए रात की आवाज़ों को सुनता रहा, उस टपकते पानी की और उन फुसफुसाती हुई चुप्पियों की जो अब उसे सुनाई देने लगी थीं। अगली सुबह आर्यन का दिमाग एक धुंधले कोहरे से घिरा हुआ था। नींद ने उसका साथ पूरी तरह छोड़ दिया था। डायरी के शब्द और तस्वीरों में दिखे सिलहुट उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे। उसने फैसला किया कि अब वो इन घटनाओं के लिए कोई और बहाना नहीं ढूंढेगा। उसे सीधे सवाल पूछने थे। जब कालू सुबह सुबह महल के बाहरी दरवाजे की मरम्मत कर रहा था, आर्यन सीधे उसके पास पहुंचा। उसकी आवाज में एक नया धातु जैसा कठोरपन था। कालू, हमें बात करनी है। कालू ने उसकी ओर देखा, फिर अपना काम जारी रखा। जी साहब। यहां क्या चल रहा है? सच बताओ। रात में आवाजें आती हैं,
चीजें दिखती हैं। कालू का हाथ रुका। उसने धीरे से हथौड़ा नीचे रखा। मैं क्या बताऊं साहब, मैं तो सिर्फ चौकीदार हूं। नहीं, आर्यन ने कहा कदम आगे बढ़ाते हुए, तुम सिर्फ चौकीदार नहीं हो, मैंने तुम्हारी आंखें देखी हैं, तुम्हें पता है, तुम्हें इस जगह के बारे में सब पता है। एक लंबी चुप्पी छा गई। कालू ने आर्यन को देखा। उसके चेहरे पर संघर्ष दिख रहा था, जैसे कोई पुराना दबा हुआ दर्द फिर से उभर रहा हो। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली। ठाकुर रणवीर सिंह जी मेरे दादा थे। शब्द हवा में लटक गए। आर्यन का दिल एक जोरदार धक्के से धड़का। तुम्हारे दादा? पर पत्र में? वो पत्र 10 साल पहले लिखा गया था। कालू ने आवाज को और भी नीचे गिराते हुए कहा। दादा ने इस महल का इतिहास लिखवाना चाहा था। कई लोगों को बुलाया, कोई नहीं आया, या आया तो पर ज्यादा दिन नहीं रुका। फिर दादा बीमार पड़े, उनकी मृत्यु हो गई। आर्यन के पैरों तले की जमीन खिसक गई। तो जिसने मुझे बुलाया वो मर चुका है। कालू की आवाज में अब कोई भाव नहीं था। पर मैं उनकी चीजें संभालता हूं। जब आपका जवाब आया, पता नहीं क्यों मैंने स्वीकार कर लिया। शायद इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि महल को किसी की जरूरत है। महल को जरूरत है? आर्यन ने पूछा, आवाज में एक तीखापन। ये एक इमारत है कालू, इसे किसी की क्या जरूरत? कालू ने पहली बार सीधे आर्यन की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक गहरा अथक दुख था जो सालों से पल रहा हो। साहब, आप इतिहास पढ़ाते हैं, आप जानते होंगे, कुछ जगहें सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होती, उनमें यादें रह जाती हैं। कुछ यादें इतनी ताकतवर होती हैं कि वो दीवारों में चिपक जाती हैं। ये महल, ये सोता नहीं, ये भूखा है। भूखा? किस चीज का? ध्यान का, जीवन का, कोई भी आवाज का। कालू ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। मेरे दादा की मौत से पहले वो यही कहते रहते थे कि ये हमें देखता रहता है, हम जो भी करते हैं ये सब देखता है और सीखता जाता है। मैं हर दिन आता हूँ, थोड़ी देर रुकता हूँ, पर रात नहीं बिताता। और अब मैं आपको यही सलाह दूंगा, कल सुबह चले जाइए। पर मेरा काम, शोध? आपका शोध यहां समाप्त हो गया साहब, कालू ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा। उसकी पीठ आर्यन की ओर थी। जो कुछ भी यहां हुआ वो इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि उन पन्नों के बीच की खाली जगह में दफन है, और उसे खोदना, उसे जगाना है। और वो चला गया। आर्यन वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में कालू के शब्दों की गूंज। मर चुका है, महल को जरूरत है, भूखा है। तर्क का आखिरी किला जिस पर उसने इतना भरोसा किया था, एक ही झटके में ढह गया। ये कोई दुर्घटना नहीं थी, कोई संयोग नहीं। उन्हें यहां एक मृत व्यक्ति ने बुलाया था और वे फंस गए थे। पूरा दिन बेचैनी में बीता। माया ने जब ये सुना तो वो चीखने ही वाली थी, पर उसने खुद को रोक लिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक खतरनाक शांति थी। हमें कल सुबह निकलना है, बिना किसी बहाने के। आर्यन ने सिर हिलाया। अब कोई बहस नहीं थी। रात आई, आखिरी रात उसने खुद से वादा किया। जनरेटर बंद हो गया। उन्होंने मोमबत्तियां जला ली। दोनों एक ही कमरे में थे, अपना सामान पहले से ही बांध रहे थे। आर्यन को प्यास लगी। पानी की बोतल खाली थी। बाथरूम में नल से पानी भरने का विचार अच्छा नहीं लगा, पर प्यास ने जोर पकड़ा। मैं बाथरूम से पानी ले आता हूं। उसने माया का हाथ पकड़ लिया। मत जाओ, 1 मिनट में आ रहा हूं, बस नल चला के आता हूं। वो मोमबत्ती हाथ में लेके गलियारे में निकला। बाथरूम का दरवाजा अजीब से खुला था। अंदर का अंधेरा और गहरा, मोटा लग रहा था। उसने कदम बढ़ाया। अगली सुबह आर्यन की आंखें जल रही थीं। बिना नींद की रात ने उसे एक खोखला, रेत जैसा एहसास दिया था। डायरी के वे शब्द, वे दर्पणों में रहते हैं, उसके दिमाग में एक खरोंच की तरह बार बार उभर रहे थे। तर्क अब एक पतली पपड़ी की तरह था जो टूटने ही वाली थी। उसे सीधे जवाब चाहिए थे। कालू सुबह आया और हमेशा की तरह बिना कुछ बोले बाहरी दरवाजे के टूटे शीशे की मरम्मत करने लगा। आर्यन उसके पास गया। उसकी आवाज में वो पेशेवर शांति गायब थी। उसकी जगह एक नर्वस, तीखी धार ले आई थी। कालू, आज तुम्हें मुझसे सच बोलना होगा। कालू ने उसकी ओर देखा, फिर अपना सामान समेटने लगा। साहब, मैंने सब बता दिया जो मुझे पता है। नहीं, बताया नहीं। आर्यन ने उसकी ओर दरवाजे के बीच खुद को खड़ा कर लिया। तुम्हारी आंखें सब कहती हैं, तुम डरते हो,
डरते क्यों हो? और रात में यहाँ कोई आता है? मैंने चीजें देखी हैं। कालू ने अपना काम रोक दिया। उसके कंधे थोड़े झुक गए, जैसे कोई पुराना बोझ उसे और दबा रहा हो। वह आर्यन की आंखों में देखता रहा और आर्यन उसकी आंखों में एक दर्द देख सकता था जो सालों से पल रहा था। ठाकुर रणवीर सिंह जी, कालू ने अंततः कहा, उसकी आवाज इतनी धीमी कि हवा के झोंके में खो सी जा रही थी। वो मेरे दादा थे। आर्यन ने सुना तो, पर शब्दों का मतलब समझने में उसे एक पल लगा। फिर वह समझा। उसका पेट एकाएक खाली हो गया, जैसे नीचे गिर रहा हो। तुम्हारे दादा? पर पत्र? वो पत्र 10 बरस पुराना है, कालू ने कहा। अब उसकी नज़र ज़मीन पर टिकी हुई थी। दादा ने इस महल का इतिहास लिखवाना चाहा था। कई लोगों को बुलाया, कोई आया ही नहीं, या फिर आकर वो रात में ही भाग गया। फिर दादा बीमार पड़े और चले गए। मर गए? आर्यन ने जोर से कहा। यह शब्द उसके अपने मुंह से निकलकर उसे चोट पहुंचा रहा था। तो जिस शख्स ने मुझे यहां बुलाया वो 1 दशक से मरा पड़ा है? कालू ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ साहब, मैं उनकी चीजें देखता हूं। पत्र आया तो पता नहीं क्यों मैंने हाँ कर दी। शायद इसलिए कि मुझे लगा महल को किसी की जरूरत है। यह वाक्य हवा में लटक गया। महल को जरूरत है? आर्यन ने कहा, हंसने का एक खाली बेमानी प्रयास करते हुए। यह ईंट पत्थर का ढेर है कालू, इसे किस बात की जरूरत? कालू ने अब आर्यन की ओर देखा और इस बार उसकी नजर में एक ऐसी थकान थी जो हड्डियों तक उतर गई हो। साहब, आप पढ़े लिखे हैं, आप जानते होंगे कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं होती, वे जिंदा होती हैं, बुरी तरह जिंदा। ये महल सोता नहीं, यह भूखा रहता है। भूखा? आर्यन की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। किस चीज का? हमारा होना, हमारी सांसों का, हमारी बातचीत का। कालू ने अपने औजार उठाए। मेरे दादा आखिरी दिनों में बस यही दोहराते रहते, यह हमें देख रहा है, जो कुछ हम करते हैं वह सब देखकर सीख लेता है। मैं रोज आता हूं, पर शाम ढलने से पहले निकल जाता हूं, और आपको कल सुबह निकल जाना चाहिए। लेकिन मेरा काम, आर्यन ने कहा, पर उसकी आवाज में अब कोई दम नहीं था। आपका काम यहीं खत्म हो गया साहब, कालू ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा। उसकी पीठ सीधी थी, पर उसमें एक ऐसी शिकायत थी जो बरसों से दबी हुई थी। जो यहां हुआ वो किताबों में नहीं लिखा जा सकता, वो किताबों के बीच की खाली जगह में है, और उसे ढूंढना, उसे जगाना है। और वह चला गया। उसकी धूल भरी पदचाप सुनाई दी और फिर गेट की चरचराहट। आर्यन वहीं खड़ा रह गया। दिमाग सुन्न हो चला था। एक मरे हुए आदमी का पत्र, महल को जरूरत है, भूखा है। तर्क का आखिरी दरवाजा जिस पर वो इतना भरोसा करता था, जोर से बंद हो गया। यह दुर्घटना नहीं थी, यह एक आमंत्रण था, एक जाल। पूरा दिन एक बेचैन सपने की तरह बीता। माया को जब उसने बताया तो उसने अपना मुंह हाथों से ढक लिया। उसकी आंखें भय से फैल गईं, फिर एक अजीब सी खालीपन से भर गईं। हम कल सुबह निकलते हैं, कोई बहस नहीं। आर्यन ने सिर्फ सिर हिलाया। शाम हुई, जनरेटर की आवाज बंद हुई और महल की अपनी शांति वापस लौट आई। यह शांति अब भारी, सजीव लग रही थी। उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं और एक ही कमरे में बैठे रहे, बोरे की तरह सामान पैक करते हुए। आधी रात के करीब आर्यन को प्यास सताने लगी। पानी की बोतल खाली थी। बाथरूम जाने का ख्याल ही उसकी रूह को कंपकपा दिया, पर प्यास ज्यादा जोरदार थी। मैं बाथरूम से पानी पीकर आता हूं, उसने माया से कहा, जो एक चादर में लिपटी बैठी थी। मत जाओ, उसने कहा, उसकी आवाज रुंधी हुई थी। एक रात प्यासे रह लो, 1 मिनट में आ जाऊंगा। वो एक मोमबत्ती हाथ में लिए गलियारे में निकला। बाथरूम का दरवाजा आधा खुला था। अंदर का अंधेरा घना और काले रंग की शहद जैसा लग रहा था। उसने दरवाजे को पूरा खोल दिया। मोमबत्ती की रोशनी ने वॉश बेसिन को उजागर किया। उसने नल खोला। पानी का शोर उस अंतहीन चुप्पी में एक सुखदायक धुनी थी। उसने हाथ में पानी भरकर पिया। फिर बिना सोचे उसने सिर उठाकर शीशे में देख लिया। मोमबत्ती नीचे से रोशनी दे रही थी, उसके चेहरे के नीचे के हिस्से को उजागर करते हुए उसकी आंखों को गहरी गुफाओं में बदल दिया था। वो डरा हुआ, थका हुआ दिख रहा था। और तभी उसने देखा, शीशे में उसके अपने प्रतिबिंब के ठीक पीछे बाथरूम के खुले दरवाजे में एक आकृति खड़ी थी। ये उसकी ही ऊंचाई का एक गहरा, ठोस सा साया था। कोई चेहरा नहीं, कोई विवरण नहीं, बस मानवीय आकार की एक काली सिलुएट। वो दरवाजे में खड़ा था, जैसे अंदर आने ही वाला हो, या शायद बाहर जाने के रास्ते में रुका हो। आर्यन के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सारा खून उसके दिल की ओर दौड़ पड़ा।
वो जम गया। उसकी सांस रुक गई, उसकी पुतलियां फैल गईं, शीशे में उस काले आकार से चिपक गईं। वो हिल नहीं रहा था, बस मौजूद था। दर्पणों में रहते हैं। डर इतना विशाल, इतना ठोस था कि वो उसे चीख भी नहीं सकता था। उसने एक झटके से अपने पूरे शरीर को मोड़कर पीछे देखा। दरवाजा खुला था। डलियारे का वही अंधेरा था। कोई नहीं था, वहां कोई नहीं था। उसने दौड़कर दरवाजे तक जाकर गलियारे में झांका। खाली, पूरा खाली। उसने माया के कमरे की ओर देखा। दरवाजा बंद। वो वापस शीशे के सामने आया। उसका दिल छाती के पिंजरे में चिड़िया की तरह फड़फड़ा रहा था। शीशे में अब सिर्फ उसका अपना ही चेहरा था, मौत जैसा पीला, आंखें डर से फैली हुई, माथे पर पसीने की बूंदें। पर वो वहां था। आर्यन को पूरा यकीन था। ये कोई भ्रम नहीं था, ये उसकी थकान, ये डर का खेल नहीं था। कोई, कुछ दर्पण में उसके पीछे खड़ा था। वो बाथरूम से भागा। मोमबत्ती बुझ गई। वो अंधेरे में टटोलता हुआ अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खोला और अंदर गिर पड़ा। उसने दरवाजा बंद किया और उस पर पीठ टिका दी। सांस फूल रही थी। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? माया उसके पास आई। आर्यन ने उसे देखा। उसका चेहरा अविश्वसनीयता और आतंक से विकृत हो गया था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने बस इतना कहा, एक फुसफुसाहट में जो खरोंचती हुई निकली, उसने हमारी नकल कर ली है। वो दीवार के सहारे फिसलकर फर्श पर बैठ गया। तर्क का किला नहीं, उसका पूरा संसार दरक गया था। कालू सही था, महल भूखा था, और अब वो समझ गया था कि ये क्या खा रहा था। उनकी उपस्थिति, उनकी पहचान, उनकी आकृतियों को चूसकर धीरे धीरे उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहा था। उस रात न तो उनमें से कोई सोया। वो बैठे रहे, पीठ से पीठ सटाकर, कान हर आहट के लिए खड़े, आंखें उस दरवाजे पर गड़ाए जो उन्हें बाहरी दुनिया से अलग कर रहा था। पर अब वो जानते थे, दरवाजे से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ भी था वो पहले ही अंदर आ चुका था। वो दर्पणों में था, वो छायाओं में था, वो उन्हीं के बीच में था। सुबह के उजाले में भी डर कायम था, पर अब उसमें एक नई तीखी बेचैनी मिल गई थी, भागने की जल्दी। आर्यन ने बस इतना किया कि अपना बैग खोला और चीजें अंधाधुंध उसमें ठूंसने लगा। किताबें, कागज, कैमरा सब बेमतलब लग रहे थे। एक ही चीज मायने रखती थी, माया को लेकर यहां से निकल जाना। मैं गाड़ी चेक करता हूं, उसने कहा, आवाज में एक नकली भरोसा भरते हुए। तुम यहीं रहो, अपना सामान बांध लो। माया ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखें कहीं और थीं। वो खिड़की से बाहर खाली आंगन को देख रही थी, जैसे कुछ सुन रही हो। उसकी उंगलियां हल्के से अपने कान के पास खुजला रही थीं। माया, ठीक हो तुम? उसने झटके से सिर घुमाया। हाँ, बस मैं तैयारी करती हूँ। आर्यन नीचे उतरा। गाड़ी बाहर खड़ी थी, धूल से ढकी हुई। उसने इंजन चलाया। एक खरखराहट, दो हिचकियां और फिर सन्नाटा। बैटरी डेड थी। उसने बार बार कोशिश की, कुछ नहीं। कल रात तक तो सब ठीक था। एक अजीब सी ठंडी समझ उसके मन में उतर गई। महल उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। वो वापस अंदर दौड़ा। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मैं कालू का इंतजार करूंगा, उससे कहूंगा कि हमें लिफ्ट दे जाए। नहीं, माया ने अचानक कहा। उसकी आवाज सपाट थी। मैंने सोचा, जाने से पहले एक जगह देखनी है। पिछली बार मैंने एक दरवाजा देखा था, छोटा सा, शायद नर्सरी का। वहां कुछ अच्छी तस्वीरें मिल सकती हैं। आर्यन हैरान रह गया। तस्वीरें? माया, अभी तस्वीरों की बात नहीं है, हमें निकलना है, बस एक बार, उसने कहा, और उसकी आंखों में एक जिद्दी धुंधली चमक थी। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूं। और वो बिना कुछ और कहे कमरे से निकल गई। आर्यन ने उसके पीछे जाना चाहा, पर एक अजीब सा मोह उसे रोक गया। शायद ये अच्छा ही था। शायद कुछ तस्वीरें ले लेने से माया शांत हो जाएगी। उसने खिड़की से बाहर देखा। कालू अभी तक नहीं दिखा। कुछ ही मिनटों में माया वापस आई। उसके हाथ में कैमरा नहीं, बल्कि एक छोटी सुनहरी पाजेब थी। ये पुरानी थी, पर चमक अभी भी बची हुई थी। उस पर छोटे छोटे घुंघरू बने थे, जो अब बजने लायक नहीं रहे थे। ये कहाँ मिली? आर्यन ने पूछा। उसी छोटे कमरे में,
एक खिलौने की डिब्बी के नीचे दबी थी। माया ने उसे अपनी उंगलियों में घुमाते हुए कहा। उसकी आंखें पाजेब पर टिकी थीं। एक अजीब सी मुस्कान उसके होठों के किनारों पर खेल रही थी। बहुत सुंदर है ना? शायद किसी छोटी राजकुमारी की रही होगी। रख दो उसे वहीं माया, आर्यन ने कहा, एक अनजाना डर महसूस करते हुए। हमें चलना है। हाँ हाँ चलना है, उसने कहा, पर पाजेब अपनी जेब में डाल ली। उस पल से कुछ बदल गया। दोपहर तक जब कालू अभी तक नहीं आया था और आर्यन गाड़ी की बैटरी ठीक करने में नाकाम रहा था, तो माया की हरकतें अजीब होने लगी। वो अक्सर चौंक जाती, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वो बातचीत के बीच में ही रुक जाती, कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करती। क्या सुन रही है तू? आर्यन ने एक बार पूछा। कुछ नहीं, वो तेजी से बोली, पर उसकी आंखें फिरक रही थीं। बस शायद हवा। लेकिन आर्यन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। दोपहर बाद जब वो फिर से पुस्तकालय गया, उस आखिरी डायरी में कुछ और ढूंढने की एक बेकार उम्मीद में, तो उसे वो पन्ना मिला। ये डायरी के बीच में फटा हुआ अलग पड़ा एक पन्ना था, जिस पर एक ही वाक्य बार बार लिखा हुआ था। शुरुआत में लिखावट साफ थी, फिर जल्दीबाजी में, और आखिर में बस घबराहट भरी खरोंचें। वे हमारी नकल करते हैं। वे हमारी नकल करते हैं ताकि हमारी जगह ले सकें। वे हमारी नकल करते हैं ताकि हमारी जगह ले सकें। हमारी जगह, हमारी जगह, हमारी जगह। आखिरी कुछ पंक्तियां इतनी जोर से लिखी गई थीं कि कलम का नोक कागज को चीर गया था। आर्यन का हाथ कांपने लगा। यह सिर्फ एक डरी हुई कल्पना नहीं थी, ये एक चेतावनी थी, एक स्पष्ट भयानक चेतावनी। नकल, जगह लेना। उसने शीशे में देखी गई आकृति के बारे में सोचा, उसके जैसी ही ऊंचाई का। उसने माया की तस्वीरों में दिखे सिलवेट के बारे में सोचा। वो दौड़कर माया के पास गया। वो अपने कमरे में बैठी थी, पाजेब को अपनी कलाई पर लगाने की कोशिश कर रही थी, जो उसके हाथ के लिए बहुत छोटी थी। माया, हमें अभी निकलना है, पैदल चलेंगे, गांव तक का रास्ता ढूंढ लेंगे। माया ने उसकी ओर देखा, पर नजरें धुंधली थीं। पर कालू आएगा ना? उससे कहेंगे। कालू नहीं आया आज, कुछ गड़बड़ है, कृपया मेरी बात सुनो। उस पल माया की आंखों का ध्यान टूटा। उसने अपने सिर को एक तरफ झटका दिया, जैसे कोई तेज आवाज सुनाई दी हो। चुप, उसने फुसफुसाया। क्या हुआ? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? उसने कहा, आवाज में एक बच्चे जैसा डर। वो लोरी फिर शुरू हो गई है। सो जा बेटा, अंधेरा है गहरा। वो औरत, वो बहुत दुखी है, वो अपने बच्चे को ढूंढ रही है। एक सिहरन आर्यन के शरीर में दौड़ गई। वो उस लोरी को नहीं सुन पा रहा था, सिर्फ माया सुन रही थी। ये तुम्हारे दिमाग में है माया, उसने कहा, अपनी आवाज को नर्म बनाने की पूरी कोशिश करते हुए। वो पाजेब, शायद इसकी यादों ने तुम्हें प्रभावित किया है, इसे फेंक दो। नहीं, माया ने अपनी कलाई को छुपा लिया जहां उसने पाजेब बांध रखी थी। ये मेरी है, उसने मुझे दी है। किसने दी? वो औरत जो गाती है। माया की आंखों में आंसू आ गए, पर वो रोई नहीं। वो कहती है कि मैं उसकी बेटी जैसी दिखती हूँ। वो चाहती है कि मैं यहाँ रहूं, उसके साथ रहूं। आर्यन ने अपने पीछे के बाल खड़े होते हुए महसूस किए। ये सिर्फ आवाजें या दर्शन नहीं था, ये बातचीत थी। महल या इसमें जो कुछ भी था, वो सीधे माया से बात कर रहा था, उसे अपने जाल में फंसा रहा था। उसने जोर से माया का हाथ पकड़ा। तुम मेरी बात सुनो, यहाँ जो कुछ भी है वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। ये एक भ्रम है, एक खतरनाक भ्रम। हमें अभी चलना है। माया ने उसका हाथ झटक दिया। उसके चेहरे पर एक क्षणिक भ्रम था, फिर एक खींच। तुम हमेशा अपनी बात मनवाते हो। तुम्हें लगता है तुम्हें सब पता है। तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा तो मतलब कुछ है ही नहीं। शायद तुम सुनने की कोशिश ही नहीं करते। ये उनकी शादी के बाद पहली बार था कि माया ने उस पर इस तरह चिल्लाया था। और वो चीख नहीं, बल्कि एक सतही ठंडी खींच थी जो उसमें कभी नहीं देखी थी। आर्यन पीछे हट गया। डर अब सिर्फ बाहरी नहीं रह गया था, वो उनके बीच आ चुका था। महल ने उनकी एकता में दरार डाल दी थी। उसे माया को ले जाने के लिए उसे मनाना होगा या फिर उसे बलपूर्वक ले जाना होगा। शाम ढलने लगी थी। खिड़की से आती लालिमा ने कमरे को खूनी रंग में रंग दिया। माया अब चुपचाप बैठी थी, कान लगाए एक हल्की बेसुरी धुन पर सिर हिलाते हुए, जो सिर्फ वही सुन पा रही थी। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा। सुनसान सड़क, कोई कालू नहीं, कोई मदद नहीं। उसने अपना बैग कसकर पकड़ लिया। अब वो फैसला लेगा,
रात होने से पहले चाहे जो हो जाए वो माया को इस महल से बाहर ले जाएगा। पर जैसे जैसे अंधेरा गहराता उसे लगने लगा कि समय की रेत उसकी उंगलियों के बीच से फिसलती जा रही है और माया उससे दूर किसी और धुन में खोई, किसी और के बुलावे में डूबती जा रही है। शाम ढलते ही आसमान लोहे जैसा काला हो गया। दूर पहाड़ियों पर बिजली कौंधने लगी, एक गूंजती हुई गड़गड़ाहट के साथ जो महल के दीवारों को हिला देती थी। हवा ने रुख बदला और ठंडी धूल भरी आंधी ने खिड़कियों को खटखटाना शुरू कर दिया। अब नहीं, आर्यन ने कहा माया का हाथ पकड़ते हुए। उसका बैग कंधे पर था। अब हम चलेंगे, चाहे कुछ भी हो, पैदल ही सही। माया ने विरोध नहीं किया। वो सुस्त, आज्ञाकारी लग रही थी, जैसे उसकी जिद का ईंधन खत्म हो गया हो। पर उसकी आंखें अभी भी खाली थी और वो बार बार अपनी कलाई पर बंधी पाजेब को छू रही थी। वे नीचे उतरे, बड़े हॉल तक पहुंचे ही थे कि बाहर एक तेज चमक हुई और फिर गहरा अंधेरा। जनरेटर की आवाज एकदम बंद हो गई। बिजली गुल। सारा महल सिर्फ बाहरी बिजली की कौंध से जगमगाता, फिर गहन अंधकार में डूब जाता है। चलो मोमबत्तियां हैं, आर्यन ने कहा अपनी पतली टॉर्च जलाते हुए। वो माया को हॉल के बीचों बीच ले आया, जहां एक बड़ा पुराना पत्थर का चबूतरा था। उसने अपने बैग से 2 मोटी मोमबत्तियां निकाली और जलाई। नारंगी लौएं हवा में डगमगाईं और उनकी परछाइयां दीवार पर एक विशाल नाचता हुआ नाटक शुरू कर दिया। हवा, कोरोना और खिड़कियों का खड़खड़ाना बढ़ता जा रहा था। आर्यन ने माया को चबूतरे पर बैठाया। यहां बैठो, मैं देखता हूं कि मुख्य दरवाजा खुला है या नहीं। पर उसका पैर भी उठा भी नहीं था कि उसकी नजर दीवार पर पड़ रही परछाओं पर गई। 2 लंबी काली आकृतियां, उसकी और माया की, दीवार पर लहरा रही थी। पर कुछ गलत था। वे थोड़ी धुंधली थी, सीमाएं अस्पष्ट। और जब आर्यन ने अपना हाथ हिलाया तो दीवार पर उसकी परछाई ने उस हरकत को दोहराया, पर एक आधा सेकंड देरी से, जैसे कोई सुस्त पिम चल रही हो। उसने अपना हाथ रोक दिया। परछाई का हाथ भी रुक गया, पर पहले थोड़ा और आगे बढ़कर। उसका दिल जोर से धड़का। उसने माया की ओर देखा। वो सिर झुकाए बैठी थी। दीवार पर उसकी परछाई भी वैसे ही बैठी थी। माया, उसने फुसफुसाया, हिलना मत। क्यों? माया ने सिर उठाया। उसी पल दीवार पर माया की परछाई ने अपना सिर नहीं उठाया। वो अभी भी झुकी हुई थी। एक बर्फीला ठंडापन आर्यन के शरीर में फैल गया। उसकी सांसें रुक गईं। उसने धीरे धीरे अपना हाथ फिर से हिलाया। उसकी परछाई ने हिलाना शुरू किया, फिर अचानक उसकी गति बदल गई। उसने उसके हाथ का अनुसरण करना बंद कर दिया और अपने आप हिलने लगी। परछाई का हाथ उठा और उसने अपने सिर को खुजलाना शुरू कर दिया। एक ऐसी हरकत जो आर्यन ने नहीं की थी। माया ने भी देख लिया। उसकी आंखें फैल गईं, मुंह खुला रह गया। वो एक चीख भी नहीं निकाल पाई। फिर दोनों परछाइयों ने एक साथ एक दूसरे की ओर मुड़कर देखा। उनके सिर के काले धब्बे एक दूसरे की ओर झुके। आर्यन और माया स्तब्ध, जमे हुए खड़े थे। दीवार पर आर्यन की परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और माया की परछाई के चेहरे को छूने का नाटक किया। माया की परछाई ने पीछे हटने का नाटक किया, फिर आगे बढ़ी। और तभी दोनों परछाइयों ने एक साथ अपना सिर पीछे की ओर झुकाया। उनके चेहरे के धब्बों पर लौ की कम कमाती रोशनी में एक गड्ढा बना, फिर 2, फिर 3, नाक और आंखों के लिए काले गड्ढे, और फिर नीचे एक लकीर खींची, पतली, फिर चौड़ी होती गई। ये एक मुंह था और वो मुंह फैलने लगा, कोनों तक खिंच गया। एक भयानक, अमानवीय तीखी मुस्कान में, एक ऐसी मुस्कान जो आनंद नहीं बल्कि एक गहरी विषैली खुशी व्यक्त कर रही थी। एक ऐसी मुस्कान जो कभी किसी इंसान के चेहरे पर नहीं आ सकती थी, क्योंकि उसके लिए गालों की मांसपेशियों की जरूरत होती, और ये तो सिर्फ चपटी काली छायाएं थीं। नहीं, आर्यन का गला सूख गया। उसका दिमाग चिल्ला रहा था कि यह नामुमकिन है, यह प्रकाश का खेल है, यह उसकी थकान है। तभी माया की परछाई ने अपना हाथ उठाया और आर्यन की परछाई के गर्दन पर रख दिया। एक कोमल, गलभग प्यार भरी हरकत। और फिर दोनों परछाइयों ने उन तीखी चौड़ी मुस्कानों के साथ धीरे धीरे अपने सिर मोड़े और दीवार से बाहर वास्तविक कमरे में आर्यन और माया की ओर देखा। वो सीधा संपर्क था। उन काले खोखले धब्बों ने सीधे उनकी आंखों में देखा। माया के मुंह से एक तीक्ष्णी दबी हुई सी आवाज निकली, जैसे हवा निकल गई हो। उसकी आंखें पलक झपकाए बिना उस भयानक दृश्य पर जमी रहीं। फिर उसका शरीर एकदम ढीला पड़ गया। वो चबूतरे से बेजान की तरह गिरी
मोमबत्तियां हिली और एक बुझ गई। माया! आर्यन चिल्लाया और उसी क्षण दीवार पर परछाइयां सामान्य हो गईं। वे फिर से सीधी निष्क्रिय आकृतियां बन गईं जो लौ के हिलने पर मात्र लहराती थीं। आर्यन ने माया के पास गिर पड़ा। उसने उसकी कलाई पकड़ी। नब्ज थी, तेज और अनियमित। वो बेहोश थी पर सांस ले रही थी। उसकी पलकें बंद थी, माथे पर पसीना था। उसने उसे उठाने की कोशिश की पर उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे कोई ज्वर हो। उसकी नजर दीवार पर अपनी परछाई से हटी नहीं रही थी। अब वो सामान्य लग रही थी, बिल्कुल सामान्य, पर उस मुस्कान की छाप उसकी आंखों के सामने से नहीं हट रही थी। वो तीखा खिंचा हुआ मुंह और वो देखना सीधे उसकी आत्मा में उतर जाना। उसने जोर से अपने गाल पर एक थप्पड़ मारा। दर्द हुआ। ये सच था, वो जाग रहा था। उठो माया, प्लीज उठो। उसने उसे हिलाया, उसके गालों पर थपथपाया। माया ने कराह तो की पर आंखें नहीं खोली। आर्यन ने अपने आसपास देखा। अंधेरा, सिवाय एक मोमबत्ती की लौ के जो अब भी जूझ रही थी। हवा का रोना अब चीखों जैसा लग रहा था। उसे लगा जैसे दीवारें सिकुड़ रही हों। उसने माया को उठा लिया। वो बेहद भारी लग रही थी और उसे कंधे पर डाल लिया। बैग छोड़ना पड़ा, बस निकलना था। वो हॉल से उस गलियारे की ओर बढ़ा जो मुख्य दरवाजे की ओर जाता था। मोमबत्ती की लौ ने उसके आगे का रास्ता दिखाया और पीछे एक लंबी डगमगाती परछाई बनाई। तभी उसने फिर कुछ देखा। सामने की दीवार पर उसकी अपनी परछाई, जिसके कंधे पर माया का भार था, अचानक हिली। उसने अपना सिर घुमाया, एक ऐसी गति जो आर्यन ने नहीं की थी, और उसके कंधे पर पड़ी माया की परछाई की ओर देखा। और फिर उस काली आकृति के चेहरे पर वही तीखी चौड़ी मुस्कान फिर से उभर आई। एक पल के लिए, फिर गायब। आर्यन रुक गया। उसके शरीर में एक आदिम पशुतुल्य भय समा गया। यह भय उसके विचारों से परे था, उसकी समझ से परे था। यह हड्डियों का भय था। यह जान लेना कि प्रकृति के कुछ नियम टूट गए हैं और अब आप वो नहीं जानते जो आप जानते थे। उसने मुड़कर देखा। पीछे सिर्फ अंधेरा था, पर उसे लगा जैसे उस अंधेरे में दीवारों पर, फर्श पर, छत पर सैकड़ों परछाइयां हैं जो चुपचाप खड़ी हैं, और वे सब मुस्कुरा रही हैं। उसने एक जानवर की तरह कराह निकाली और भागने लगा। माया का शरीर उस पर लटक रहा था। उसकी हर सांस एक सिसकी बन रही थी। वो मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। वो बंद था। उसने माया को धीरे से फर्श पर रखा और दरवाजे के भारी लकड़ी के बल्लों और लोहे की सांकलों को खोलने लगा। उसके हाथ फिसल रहे थे। आखिरकार सांकल खुली। उसने दरवाजा खींचा। बाहर प्रचंड आंधी और बारिश ने उसका स्वागत किया। पानी की एक दीवार, पर वो स्वतंत्रता थी। वो माया को उठाने ही वाला था कि उसकी नज़र महल के अंदर सीढ़ियों की ओर गई। ऊपर पहली मंजिल पर एक झरोखे में एक मोमबत्ती जल रही थी, और उसकी रोशनी में झरोखे में 3 साफ साफ काले सिलहुएट खड़े थे। एक लंबा, एक छोटा और एक बीच का। एक परिवार। वे बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे, बस खड़े थे और देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। आर्यन ने माया को उठाया और आंधी में कूद पड़ा। ठंडे पानी ने उसे एक पल के लिए चौंकाया। वो गाड़ी की ओर भागा जो कुछ दूरी पर थी। उसने माया को पिछली सीट पर लिटाया, फिर ड्राइवर की सीट पर बैठकर बार बार इग्निशन घुमाया। मरे हुए इंजन की खरखराहट हवा और बारिश के शोर में डूब गई। वो स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखकर बैठ गया। बाहर महल का विशाल काला आकार बारिश में धुंधला दिख रहा था। उसके झरोखों में अब भी वो मोमबत्ती जल रही थी, और आर्यन जानता था कि वे तीनों आकृतियां अब भी वहीं खड़ी होंगी, देख रही होंगी, मुस्कुरा रही होंगी। उसने अपने हाथ देखे जो अब भी कांप रहे थे। वो सदमे में था, गहरा मानसिक सदमा। उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा था। वो बस एक ही तस्वीर देख रहा था, दीवार पर अपनी ही परछाई का चेहरा जो अब उसका नहीं था, वो भयानक मुस्कान। और वो जानता था कि अब कोई तर्क नहीं बचा, कोई व्याख्या नहीं, सिर्फ एक सच था। उस जगह ने उन्हें खा लिया था, और अब वो उनकी पची हुई छायाओं को उगल रही थी। आंधी थम गई थी। सुबह का धुंधला स्लेटी प्रकाश गाड़ी की खिड़कियों से भीतर आ रहा था। आर्यन की पीठ दर्द कर रही थी और उसकी आंखें रेत से भरी हुई लग रही थीं। वो पिछली सीट पर देखने के लिए मुड़ा। माया बैठी हुई थी। उसने सीधे सामने देख रखा था।
बिल्कुल सीधे, गर्दन में कोई लचीलापन नहीं। उसके बाल चिपके हुए थे, कपड़े सूखने लगे थे, पर उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, बेहद शांत, जैसे रात की कोई भी याद ना हो। माया, आर्यन की आवाज फटी हुई, भरी हुई थी। धीरे धीरे माया ने सिर घुमाया। उसकी गर्दन की गति एकदम सही, यांत्रिक थी, जैसे कोई मशीन। उसकी आंखें आर्यन से मिलीं, वे भावहीन थीं, न डर, न राहत, न प्यार, बस खाली। तुम ठीक हो? उसने पूछा। हां, माया ने कहा, आवाज सपाट, स्वरहीन। मैं ठीक हूं। यह ठीक शब्द इतना गलत लगा कि आर्यन के पेट में मरोड़ उठी। यह माया की आवाज नहीं थी, यह उसकी आवाज की नकल थी, बिना उसकी आत्मा के। हमें यहां से निकलना है, आर्यन ने कहा, ध्यान से उसके चेहरे के भाव देखते हुए। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, हमें पैदल चलना पड़ेगा, गांव तक। माया ने उसकी ओर देखा, फिर उसके होठों के कोने ऊपर उठे। एक मुस्कान, पर यह वो भयानक, तीखी मुस्कान नहीं थी जो परछाइयों पर दिखी थी। ये एक हल्की, लगभग दयावान मुस्कान थी, और ये उससे भी ज्यादा डरावनी थी। पैदल? इतनी दूर? उसने कहा, और आवाज में एक झूठी चिंता का स्वर था। अंधेरा हो जाएगा रास्ते में, यहां सुरक्षित हैं हम। सुरक्षित? आर्यन का स्वर बढ़ गया। कल रात तुमने देखा, उन परछाइयों ने, उन्होंने। कल रात में बेहोश हो गई थी, माया ने शांति से कहा, अपनी पाजेब को सीधा करते हुए। थकान थी, तुम भी थक गए हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। महल में चलो, कालू आएगा, वो गाड़ी ठीक कर देगा। आर्यन उसे घूरता रह गया। ये माया नहीं बोल रही थी, ये वो था जो परछाइयों में रहता था, वो जो पाजेब के जरिए उससे बात कर रहा था। इसने उसके अंदर घुसपैठ कर ली थी, उसकी पत्नी का शरीर ले लिया था। एक आंतरिक चीख उसके भीतर उठी, पर उसने खुद को शांत रखा। डर से ज्यादा अब एक गहरी, कुंद निराशा थी। उसका दिल टूट चुका था, उसकी माया अब नहीं रही। ठीक है, उसने अचानक कहा, अपनी आवाज को निष्प्राण बनाते हुए। तुम सही कह रही हो, चलो अंदर। वो गाड़ी से उतरा, माया भी उतरी। उसके चलने का तरीका बदला हुआ था, कदम बिल्कुल बराबर, बिना लाए के। वो पीछे पीछे चलने लगी। महल का दरवाजा अभी भी खुला था। अंदर की हवा रात की घटनाओं का कोई निशान नहीं रखती थी, बस वही पुरानी धूल और सन्नाटा था। आर्यन सीधे पुस्तकालय की ओर चला। उसे और जानकारी चाहिए थी, एक रास्ता चाहिए था। तुम कहाँ जा रहे हो? माया ने पूछा, हॉल में रुककर। बस मेरे कागजात, उसने कहा बिना मुड़े। पुस्तकालय में उसने उन बक्सों को फिर से उलट पलट शुरू किया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर ये चीज माया का रूप ले सकती है तो वो भी निशाना बन सकता है। उसे पता होना चाहिए कि वो किससे लड़ रहा है। उसे डायरी का वो आखिरी पन्ना चाहिए था जो उसने पहले नहीं देखा था। आखिरकार एक बक्से की तली में एक मोटे चर्मपत्र का टुकड़ा मिला। ये डायरी का हिस्सा नहीं था, ये अलग से सावधानी से रखा गया था। उस पर लिखावट घबराई हुई नहीं, बल्कि एक निराशाजनक स्पष्टता से लिखी गई थी। शायद किसी पुजारी या विद्वान ने लिखा था, जो सच जानने के बाद भी बच गया था। उसने पढ़ना शुरू किया। यहाँ जो अस्तित्व हैं, वे प्रेत नहीं हैं, वे भूत पिशाच भी नहीं, वे कुछ और हैं। प्रकाश और जीवन का नकारात्मक उल्टा प्रतिबिंब। जहाँ हम प्रकाश से उजागर होते हैं, वे अंधेरे में परिभाषित होते हैं। जहाँ हम स्मृतियों और भावनाओं से भरे हैं, वे खालीपन है जो उन स्मृतियों को चूसकर अपना आकार लेते हैं। वे दर्पणों में नहीं, बल्कि हर उस सीमा पर रहते हैं जहां प्रकाश अंधेरे से मिलता है। दर्पणों के पीछे, छायाओं के केंद्र में, और सबसे खतरनाक हमारे अपने प्रतिबिंबों के ठीक पीछे। ये महल अपनी बनावट और दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास के कारण उनके लिए एक आदर्श फंदा बन गया है। ये उन्हें आकर्षित करता है और फंसाता है, जैसे शहद की भंवर मक्खियों को। और फिर जब कोई जीवित प्राणी अंदर आता है तो वे उसकी गर्मी, उसकी पहचान, उसकी छाप को चूसना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे। पहले उसके प्रतिबिंब की नकल करके, फिर उसकी छाया की,
और अंततः उसके शरीर की। वे प्रतिस्थापित करते हैं, वे जगह ले लेते हैं और फिर वो नकल उस व्यक्ति के सारे रिश्तों और दुनिया में लौट सकती है और कोई पता भी नहीं लगा सकेगा, सिवाय उनके करीबी लोगों के, जो महसूस करेंगे कि कुछ गायब है, कोई चिंगारी, कोई जान। आर्यन का हाथ इतना जोर से कांप रहा था कि चर्मपत्र फड़फड़ाने लगा। यह सब सच था, हर चीज इसी की ओर इशारा कर रही थी। टेप रिकॉर्डर की लोरी, किसी माँ की यादों का अंश जो इन अंधेरे वालों ने चूस लिया होगा। पाजेब, एक बच्चे की याद का अवशेष जो अब माया को फंसा रहा था। परछाइयां, उनकी अपनी ऊर्जा का नकारात्मक प्रतिबिंब जो अब स्वतंत्र हो चुका था। और माया, ओह माया, उसकी माया का सार, उसकी हंसी, उसका डर, उसका प्यार, सब चूस लिया गया था। जो बचा था वो सिर्फ एक खोल था जिसे अब उस खालीपन ने भर दिया था। उसने पलट कर देखा। माया पुस्तकालय के दरवाजे पर खड़ी थी, उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर अब भी वही हल्की मुस्कान थी। क्या मिला? उसने पूछा। कुछ नहीं, आर्यन ने कहा, चर्मपत्र को अपने शर्ट के अंदर छिपाते हुए। चलो ऊपर, तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम बीमार दिख रहे हो। तुम्हें आराम करना चाहिए, जैसे कोई नर्स बोल रही हो या एक जेलर। हाँ, तुम सही कह रही हो। वो उसके साथ ऊपर चला गया। हर कदम पर उसका दिमाग चल रहा था। उसे भागना था, अकेले। माया को ले जाना अब संभव नहीं था, क्योंकि वो माया नहीं थी, वो एक नकल थी, एक खाली आवरण जो उसे यहीं रोकना चाहता था ताकि वो प्रक्रिया पूरी हो सके। मैं शायद अभी भी वक्त था, शायद अगर वो खुद निकल भागता तो बाहर से मदद ला सकता था, पर एक गहरा काला हिस्सा उसे बता रहा था कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। माया हमेशा के लिए जा चुकी थी। अपने कमरे में पहुंचकर उसने कहा, मुझे सच में नींद आ रही है, तुम जाओ अपना कुछ काम करो, मैं यहीं रुकती हूं तुम्हारे ठीक होने तक, माया ने कहा कुर्सी पर बैठते हुए। वो उसकी पीठ करके बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखें खुली थीं, दीवार की ओर ताक रही थीं। उसके पीछे माया की सांसों की आवाज आ रही थी, नियमित, यांत्रिक, 1 मिनट में एक बार, बिल्कुल सटीक। वो समय गिनने लगा, 10 मिनट, 15 मिनट, सांसें एक जैसी चल रही थीं। 20 मिनट बाद उसने धीरे से करवट बदली। माया कुर्सी पर बैठी थी, सीधी, उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए उस पर टिकी थीं, एक गहरे अटूट ध्यान के साथ। सो गए? उसने पूछा मुस्कान के बिना। नहीं, बस आराम कर रहा हूं। अच्छा है। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब वो जानता था, उसे बचना था, ना सिर्फ महल से बल्कि उस चीज से भी जो उसकी पत्नी के रूप में उसकी देखरेख कर रही थी, और उसे ये अकेले करना था। अब और इंतजार नहीं। रात आने से पहले, जब तक कि अंधेरा फिर से उन सभी सीमाओं को मिटाना दे जहां ये प्राणी रहते थे। उसकी मुट्ठी बंद हो गई, नाखून हथेली में घुस गए। निराशा एक ठंडे संकल्प में बदल चुकी थी, हताशा अब एक योजना बन चुकी थी। उसे भागना था, और उसे अब ये जानकर भागना था कि जिसे वो प्यार करता था वो अब उसी महल का हिस्सा थी जो उसे जिंदा खा गया था। आर्यन ने सांस रोककर सुनना जारी रखा। पीछे कुर्सी पर बैठी माया की सांसें अब भी वही यांत्रिक, मेट्रोनोम जैसी लय बनाए हुए थीं। उसने आंखों की झपकी की गिनती शुरू की। 1 बार, 2 बार, और फिर तीसरी बार के बाद वो जानता था कि इस बार पलकें बंद होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगा। 1 सेकंड का 10वां हिस्सा शायद, बस इतना ही। ये उसका मौका था। वो एक झटके में बिस्तर से उछला, पलंग के नीचे से अपना हल्का बैग खींचा जिसे उसने पहले ही छुपा रखा था, और दरवाजे की ओर भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरवाजा खोलते ही वो गलियारे में निकला और सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ा। पीछे से कोई आवाज नहीं आई, कोई पुकार नहीं, बस उसकी अपनी हाफती हुई सांसें और जूतों की आहट। वो नीचे हॉल में पहुंचा। महल का मुख्य दरवाजा अभी भी खुला था। बाहर दोपहर की कड़क धूप थी जो उसे अंधा कर रही थी। वो उस ओर भागा, पर उसका दिल एक और विचार से धड़क उठा। गाड़ी काम नहीं करेगी, उसे पैदल ही भागना होगा, सड़क पर, सूरज ढलने से पहले। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, इंजन की खरखराहट। महल के गेट के पास उनकी वही कार खड़ी थी, और उसके बगल में हुड खोले बलवंत खड़ा था, उसका ड्राइवर। वो एक प्लास के साथ कुछ कर रहा था।
आर्यन की सांसें रुक गईं। एक पल के लिए उसे लगा कि यह भी एक फंदा है, पर बलवंत का चेहरा गंभीर सामान्य था। उसने आर्यन को देखा और सिर हिलाया। साहब, आ गए। देखिए, बैटरी डेड हो गई थी, बाहर से वायर काट कर जोड़ दी है, चल पड़ेगी अब। आर्यन के पैरों में ताकत लौट आई। वो दौड़कर कार के पास पहुंचा। बलवंत, भगवान का शुक्र है कि तुम आ गए, हमें अभी निकलना है, अभी। जी साहब, बैठ जाइए, बलवंत ने हुड बंद करते हुए कहा। उसकी आवाज़ में उसी पुरानी भरोसेमंद सादगी थी। बीबी जी कहाँ हैं? आर्यन ने एक पल के लिए झिझक महसूस की, फिर बोला, वो बाद में आएंगी, पहले हम निकलते हैं, जल्दी करो। बलवंत ने उसे एक अजीब नज़र से देखा, फिर सिर हिलाया। जैसा आप कहें। दोनों कार में सवार हुए। बलवंत ने इग्निशन घुमाया। इंजन एक क्षण हिचका, फिर जीवित हो उठा। उस गुर्राहट ने आर्यन को जीवन भर की सबसे मीठी आवाज़ लगी। उसने खिड़की से बाहर महल की ओर देखा। सूरज की रोशनी में वो भव्य और निर्जन लग रहा था। कोई रहस्य नहीं, बस एक पुरानी इमारत। तभी उसे महल के मुख्य दरवाजे पर एक आकृति दिखाई दी। माया थी। वो दरवाजे में खड़ी थी, एक हाथ दरवाजे के जुंभे से लगाए। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और वो रो रही थी। उसके गालों पर आंसू चमक रहे थे। उसने हाथ उठाकर आर्यन की ओर इशारा किया। मुंह से कुछ पुकार रही थी। दूरी के कारण आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, पर होंठ की हरकत से साफ था, रुको, वापस आओ, मैं तुम्हारी माया हूं। आर्यन का दिल एक भयानक झटके से धड़का। वो आंसू, वो दर्द, क्या ये सच हो सकता है? क्या वो असली माया थी और जो कुछ उसने देखा था वो सब उसके डर का भ्रम था? क्या उसने अपनी पत्नी को उसकी मदद की गुहार लगाते हुए पीछे छोड़ दिया था? उसकी सांसें तेज हो गईं। उसकी उंगलियां दरवाजे के हैंडल पर कस गईं। उतर जाओ, वापस जाओ। फिर उसकी आंखों के सामने वो तस्वीर कौंध गई। दीवार पर परछाइयों की वो भयानक तीखी मुस्कान। चर्मपत्र पर लिखे शब्द वे नकल करते हैं ताकि जगह ले सकें। ये आंसू, ये दर्द, ये सबसे परफेक्ट नकल थी, क्योंकि यही असली माया करती। वो उसे छोड़कर नहीं जाती। ये अंधेरा उसकी सबसे गहरी, सबसे कमज़ोर भावना की नकल कर रहा था, उसके अपने प्यार की, ताकि उसे वापस खींच सके। आर्यन ने आंखें बंद कर लीं। एक आखिरी टूटी हुई सांस ली, फिर अपने आप से, बलवंत से, बल्कि पूरी दुनिया से चिल्लाते हुए बोला, चलो, तेज, निकलो यहां से। बलवंत ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने गियर डाला और कार को आगे बढ़ा दिया, तेजी से। धूल का बादल उठा। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। महल के दरवाजे पर खड़ी माया की आकृति छोटी होती गई। वो अब हाथ नहीं हिला रही थी, बस वहीं खड़ी थी। और फिर एक मोड़ आया और वो नज़र से ओझल हो गई। आर्यन सीट पर पीछे गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शोक के नहीं, विश्वासघात के, अपने से किए गए विश्वासघात के। उसने जानबूझकर अपनी पत्नी को पीछे छोड़ दिया था। चाहे वो कुछ भी हो, उसने यही किया था। कार तेजी से सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी। पेड़, पहाड़ियां, आकाश, सब सामान्य लग रहा था। महल अब कई किलोमीटर पीछे था। सुरक्षा की भावना हल्की सी, कंपकपाती हुई उसके अंदर घर करने लगी। उसने आगे देखा। बलवंत स्टीयरिंग पकड़े सामने की सड़क पर ध्यान लगाया था। उसकी पीठ, उसकी टोपी, उसका कंधा, सब सामान्य। बलवंत, आर्यन ने आवाज़ दी, आवाज़ भारी और थकी हुई। तुम्हें नहीं पता कि तुमने आज क्या किया है। तुमने मेरी जान बचाई, शुक्रिया। बलवंत ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम सुबह सुबह ही क्यों आ गए? आर्यन ने पूछा, एक अजीब सी शांति महसूस करते हुए। कालू ने तुम्हें बताया क्या? बलवंत ने अभी भी जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ स्टीयरिंग व्हील पकड़े रखा। एक ठंडी चिंगारी सी आर्यन के रीढ़ के नीचे से गुजरी। बलवंत। तभी बलवंत ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, पहले थोड़ा, फिर पूरा, आर्यन की ओर। उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, कोई थकान नहीं थी। उसके चेहरे पर एक खाली, शांत अभिव्यक्ति थी और उसके होंठों पर एक मुस्कान थी। ये वो भयानक मुस्कान नहीं थी। ये हल्की, सतही, लगभग मित्रतापूर्ण थी और इसीलिए ये और भी ज्यादा डरावनी थी। साहब, बलवंत ने कहा। उसकी आवाज बिल्कुल बेजान थी। कोई लहजा नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं, जैसे कागज पढ़ रहा हो। हम तो पहले ही दिन से आपके साथ थे। शब्द हवा में लटक गए। आर्यन के समझ में नहीं आया। क्या मतलब? बलवंत की मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हुई।
उसकी आंखें आर्यन की आंखों में घुल गईं और उनमें कोई जान नहीं थी, सिर्फ 2 काले शांत गड्ढे थे। आपकी गाड़ी, उसने धीरे धीरे हर शब्द को तौलते हुए कहा। महल के गेट पर ही खराब हो गई थी पहली रात, याद है? इंजन बिल्कुल नहीं चला था। आर्यन के मस्तिष्क में बिजली कौंध गई। पहली रात वो गाड़ी से उतरा, इंजन चलाने की कोशिश की, सिर्फ खरखराहट। उसने बलवंत से कहा था कल देखेंगे, और फिर वो महल में चले गए। उसने बलवंत को उस रात या उसके बाद कभी भी गाड़ी ठीक करते नहीं देखा था। बलवंत हमेशा शाम को चला जाता और सुबह आता, गाड़ी वैसे ही पड़ी रहती। तो अगर गाड़ी पहली रात से खराब थी तो ये कार अभी कैसे चल रही थी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर गाड़ी चल ही नहीं रही थी तो जो बलवंत पिछले 1 हफ्ते से सुबह आता और शाम को जाता दिख रहा था, वो कौन था? उसकी नजर बलवंत के हाथों पर गई, जो स्टीयरिंग व्हील पर थे। उन पर धूल और तेल के निशान थे, बिल्कुल असली लग रहे थे। फिर उसकी नजर शीशे में पड़ी। ड्राइवर के सीट के साइड व्यू मिरर में वो बलवंत का चेहरा देख सकता था, और शीशे में बलवंत की आंखें सीधे उसकी ओर देख रही थी। वो मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, कार की पिछली सीट की ओर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ उसका छोटा बैग पड़ा था। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़क आगे जा रही थी, पर दृश्य परिचित सा लग रहा था। वो पेड़, वो चट्टान, ये तो वही रास्ता था जो महल की ओर जाता था। वे वापस मुड़ रहे थे, महल की ओर। नहीं, उसने फुसफुसाया, रुक जाओ, गाड़ी रोको। बलवंत ने गाड़ी नहीं रोकी, उसने सिर्फ मुस्कुराना जारी रखा। उसने दरवाजे का हैंडल खींचा, ताला लगा हुआ था, चाइल्ड लॉक। उसने बलवंत पर हमला करने के लिए हाथ उठाया, पर उसका शरीर जवाब नहीं दे रहा था। एक गहरी दिमागी सुन्नता उसे जकड़ रही थी, सदमा, पूर्ण निस्संग आतंक। उसने शीशे में बाहर देखा। महल दूर नहीं था, वे तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे, और अब उसे दिखाई दिया। महल के गेट के पास उनकी वही कार अभी भी वहीं खड़ी थी, बैटरी के तार कटे हुए, मरा हुआ धातु का ढांचा। तो ये गाड़ी जिसमें वो सवार था? बलवंत ने आखिरकार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज अब एक कर्कश फुसफुसाहट में बदल चुकी थी, जैसे सूखे पत्ते रगड़े जा रहे हों। साहब, आप समझ गए ना, हम सब यहीं हैं, दीवारों में, छत में, शीशों में, और अब आपकी यादों में। आप जहां भी जाएंगे हम साथ हैं, क्योंकि आप हमें अपने साथ ले जा रहे हैं। आर्यन ने अपने हाथ देखे। वे पारदर्शी नहीं थे, वे ठोस थे, पर उसे अब पता था कि यह ठोसपन एक झूठ था। ये एक याददाश्त थी, उसकी अपनी याददाश्त, जिसे चूसकर उन्होंने उसके आसपास ये सब रच दिया था। शायद वो कब का महल से भाग चुका था, शायद वो अभी भी वहीं था, अपने कमरे में बिस्तर पर, जबकि वो उसकी यादों, उसकी आशाओं, उसके भाई को खा रहे थे। कार ने महल के गेट में प्रवेश किया। इंजन की आवाज गायब हो गई, सन्नाटा छा गया। बलवंत ने स्टीयरिंग व्हील पर से हाथ हटा लिए और धीरे धीरे आयरन की ओर मुड़ा। उसकी आंखों की गहराई में अब एक चमक दिखाई दी, प्रकाश का नकारात्मक प्रतिबिंब, एक काली चमक। स्वागत है साहब, अब आप भी घर आ गए हैं। आर्यन ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसकी नजर कार के शीशे पर पड़ी, जिसमें उसका अपना प्रतिबिंब दिख रहा था, और तभी उस प्रतिबिंब के पीछे, शीशे की गहराई में, उसे दिखाई दिया बैठे हुए आर्यन के पीछे खड़ी हुई एक आकृति, एक लंबा गहरा सा साया, और उस साये के चेहरे पर अब वही भयानक तीखी चौड़ी मुस्कान थी जो दीवार पर दिखी थी। वो उसका अपना प्रतिबिंब नहीं था, वो था जो अब उसकी जगह लेने आ गया था। आर्यन की आंखें डर से फैल गईं, पुतलियां सिकुड़ गईं। अब कोई चीख नहीं थी, कोई संघर्ष नहीं था, बस एक खामोश अनंत आतंक था जो उसकी आत्मा की हर कोंख में भर गया। उसने महसूस किया कि अंधेरा जो हमेशा से देख रहा था अब अंदर आ चुका था, और ये कभी नहीं जाएगा। कार के अंदर बाहर का प्रकाश धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगा, जैसे कोई विशाल हथेली सूरज को ढक रही हो, और फिर सब कुछ शांत हो गया।